सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी मित्रों, प्यारे भाइयों का, प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपनी क्लास कुंदन 247 पर, जहां मैं आप सभी के लिए हाजिर हूं लेकर के साइंस का क्लास, जिसमें हम सभी कर रहे हैं अभी क्लास 10th केमिस्ट्री। आपको पता होगा कि मैंने कल से आप सभी के लिए परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था। और कल से मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्ययन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करी है। तो उसमें पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो मैंने कल बताया था आप सभी को कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जब कभी भी होती है तो जो पदार्थ भाग लेते हैं तो उसे हम अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप सभी ने नोट कर लिए थे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी उसे रीड कर लीजिएगा उन चीज़ों को, ताकि आप सभी को सीक्वेंस फॉर्म में समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी और या होती है तो उनमें आपको कुछ सूचनाएं, लास्ट में आपको बताया था कि कुछ सूचनाएं प्राप्त होती थी। सूचनाएं क्या क्या प्राप्त होती है? पहला, जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पहला गैस का निकलना, या तो गैस निकलेगी, गैस का निकलना, पहला गैस का निकलना। दूसरा क्या हो सकता है? अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या हो सकता है? अवक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो पहला गैस का निकलना, दूसरा अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या हो सकता है कि पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो। एंड सॉरी, यहाँ ये मैं मिटा देता हूँ। ये तीसरा नंबर पॉइंट है, पॉइंट नोट कीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो पहला गैस निकल सकता, दूसरा अवक्षेप बन सकता, तीसरा रंग में परिवर्तन हो सकता है। पॉइंट नंबर फोर्थ इज कि ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एंड 5 नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। आप सभी ने चारों पॉइंट नोट कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद। पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पहला गैस का निकलना हो सकता है, गैस निकल सकता है, दूसरा अवक्षेप बन सकता है, तीसरा रंग में परिवर्तन हो सकता है, चौथा ताप में परिवर्तन, और पांचवा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जो भी तत्व भाग लेंगे। तो चलिए आज हम उन पांचों जो सूचनाएं हैं सभी को डिटेल्स में आप सभी के समक्ष समझाने वाले हैं, कि स्पष्ट करवाते हैं आप सभी को कि क्या सच में गैस निकलती है, क्या अवक्षेप बनता है, क्या रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या ताप में परिवर्तन होता है, या फिर क्या उनकी अवस्थाएं बदलती है कि नहीं बदलती है। तो आप सभी जो है वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूं, तो थोड़ा पेशेंस रख के आप चीज़ों को समझते जाइएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। पहला है गैस का निकलना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, गैस का निकलना। इसके लिए क्या सच में गैस निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप? इसको समझने के लिए आप सभी को कुछ रासायनिक
आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होगी, तब जाके आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि हाँ सच में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक शंक्वाकार फ्लास्क की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा एक निकास नली की ज़रूरत होगी, तीसरा आवश्यक रसायन की ज़रूरत होगी जिसमें आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के दानेदार टुकड़े, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। तो क्या करेंगे ये समझिएगा कि प्रयोग में आपको क्या क्या किस प्रकार से करना है, समझिएगा। देखिए क्या करना आपको कि सर्वप्रथम फ्लास्क में एक फ्लास्क लेंगे, शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे। मैं इसको अच्छा से बनाता हूँ, समझते जाइएगा आप सभी। एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे, उसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर, इसमें तनु सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 अम्ल लेंगे, इसमें H2SO4 अम्ल लेंगे और जो है फिर इसके जिंक के Zn यानी कि जिंक के टुकड़े डाल देते हैं इस फ्लास्क में। तुरंत ही फ्लास्क के मुंह को जो है कॉर्क से बंद कर देंगे, इसको तुरंत जो है फ्लास्क के मुंह को कॉर्क से बंद कर देंगे। बंद करके इसमें निकास नली लगा देंगे और जो है इसमें निकास नली लगा देंगे, कॉर्क से बंद करके इसमें निकास नली लगा देंगे। निकास नली जब लगा देते हैं कुछ समय में जिंक के दाने के समीप, ये जो जिंक के दाने डाले थे हमने, कलर चेंज कर लेता हूँ समझिएगा, ये हाँ यहाँ से जिंक के जो मैंने दाने डाले थे इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, इसके समीप क्या होता है कि मुंह में कॉर्क लगा देते हैं। कुछ समय बाद जिंक के दाने के समीप क्या होता है कि हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस के बुलबुले देखने को मिलते हैं हम सभी को। जब इसमें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के दानेदार टुकड़े डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन होता है और रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके फलस्वरूप हमें देखने को मिलता है कि जिंक के जो दानेदार टुकड़े मैंने डाले थे उसमें फ्लास्क में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो उस जिंक के दाने के पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, उसके बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। निकास नली के छोर पर भी गैस निकलने को महसूस किया जा सकता है और निकास नली के जो दूसरा छोर मैंने बाहर निकास नली लगा रखी है, इसको निकास नली कहते हैं, निकास नली। इसके दूसरे छोर पर जो है कि H2 गैस, इसके दूसरे छोर पर भी H2 गैस का ऐसा निकलता है, एहसास होता है। तो इस प्रकार से अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण आप सभी को हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस का निकलना होता है। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी ने सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ। आपको क्या करना है कि गैस जब निकलता है, इसको स्पष्टीकरण के लिए आप सभी को एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है और उस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में के मुंह पर कॉर्क लगा देना है, फ्लास्क के मुंह पर कॉर्क लगा देना है और उसमें एक निकास नली फिट कर देना है जिंक के दानेदार टुकड़े डाल करके। जब जिंक के दानेदार टुकड़े मैंने डाले उस फ्लास्क में तो क्या होता है कि जिंक के दानेदार टुकड़े के समीप क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होने लगते हैं। इससे क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप और हम दूसरे निकास नली के मुंह के दूसरे सिरे पर भी एहसास होने लगता है कि सच में गैस निकल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ, अतः क्या हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलता है। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट जो आप सभी को समझ में आ गए होंगे।
मिलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे कंसेप्ट की रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना। तो यहाँ तक आप सभी ने समझ गए। नेक्स्ट इसे हम चित्र के द्वारा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि Zn तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जब हम जिंक के टुकड़े डालते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 गैस। तो अतः हम कह सकते हैं H2 गैस निकलता है। अतः हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस निकलता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिए। नेक्स्ट दूसरा जो है इसे हम स्पष्ट कराते हैं, अवक्षेप का बनना। जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवक्षेप बनेगा। ऐसा या तो गैस निकल सकता है या फिर अभिक्षेप बन सकता है। दूसरा नंबर, इसको परखने के लिए, इसको जांच करने के लिए आप सभी को कुछ कुछ उपकरण टूल्स की ज़रूरत होगी, कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, और तब जाके इसका स्पष्टीकरण होगा कि सच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि अवक्षेप बनता है। टूल क्या इक्विपमेंट्स ज़रूरत होगी। पहला है 2 परख नली चाहिए आपको, 2 परख नली, और आवश्यक रसायन में आप सभी को चाहिए पोटेशियम आयोडाइड का विलयन और लेड नाइट्राइड का विलयन। पोटेशियम आयोडाइड का विलयन चाहिए, और दूसरा लेड नाइट्राइड PbNO3। पहला ये दो रसायन चाहिए और 2 परख नली चाहिए। तो चलिए इस प्रकार आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है इसके बारे में बताता हूँ, समझिएगा। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि अवक्षेप का बनना को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप सभी को इन सारी इक्विपमेंट्स औजार की आवश्यकता होगी। पहला 2 परख नली चाहिए और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन और लेड नाइट्रेट का PbNO3 पोटेशियम आयोडाइड का विलयन चाहिए। तब जाके स्पष्ट हो जाएगा आप सभी को कि क्या सच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है या नहीं बनता। चलिए प्रयोग के द्वारा समझाते हैं आप सभी को। देखिए, केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट भी जो है ना वो प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल को समझोगे, जितना ज़्यादा आपको एब्जॉर्वेशन पावर साइंस में है, उतनी ही ज़्यादा आप सभी को इंटरेस्टिंग लगेंगे साइंस सब्जेक्ट को। तो प्रयोग करने के लिए आप सभी को क्या करना है कि हम 2 परख नलियों में से एक में पोटेशियम आयोडाइड, देखिए इस प्रयोग को करने के लिए मैंने बताया था कि आपको 2 परख नली और 2 विलयन चाहिए। तो 2 परख नली में क्या करना है आप सभी को, 2 परख नलियों में एक में पोटेशियम आयोडाइड, 2 परख नली लेना है, एक में पोटेशियम आयोडाइड, ये परख नली हो गया पहला परख नली, फर्स्ट परख नली, और ये हो गया दूसरा परख नली। ये पहला परख नली और ये दूसरा परख नली। तो एक में जो है आप सभी को पोटेशियम आयोडाइड, एक में आप सभी को पोटेशियम आयोडाइड, इसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड Ki पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरे में एवं दूसरे वाले में क्या करना आप सभी को, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का विलयन लेते हैं। दोनों में 2 परख नली लेते हैं, एक में पोटेशियम आयोडाइड और दूसरे में लेड नाइट्रेट का विलयन लेते हैं।
एक परख नली से दूसरे परख नली में जब रसायनों को मिलाया जाता है, ये फर्स्ट स्टेप थे, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब जाके आपको अच्छा तरीके से समझ में आएंगे। इसको इरेज कर देता हूँ। क्या करना है कि पहले वाले परख नली को समझिएगा मेरे भाइयों, कि पहले वाली परख नली में जो विलयन है पोटेशियम आयोडाइड का, इस वाले परख नली में आप सभी को दूसरे वाले परख नली लेड नाइट्रेट के विलयन को मिलाना है। लेड नाइट्रेट, इसमें NO3 का विलियम और इसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों विलयन को क्या करना है कि आपस में मिलाया जाता है, रसायन को मिलाया जाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, लेड आयोडाइड का जब मिलाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि लेड आयोडाइड का Pb क्या देखते हैं कि PbI2 लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनता है। जब हम इस दोनों विलयन को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लेड आयोडाइड का अवक्षेप बन रहा है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया में हुआ और इससे स्पष्ट भी हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। तो आपने प्रयोग को समझा। मैं सारांश में फिर से बता देता हूं कि आप सभी को प्रयोग करने के लिए आप सभी को कुछ उपकरण, रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत होगी। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 परख नली लेना है। परख नली में एक में आपको पोटेशियम आयोडाइड का विलयन और दूसरे में लेड नाइट्रेट का विलयन लेना है। और दोनों परख नली को क्या करना है कि आपस में मिलाना है। जब आपस में मिलाइएगा तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ये पीला अवक्षेप जो प्राप्त हुआ तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। तो ये वाले कंसेप्ट आप सभी ने समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और फिर चलते हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है, इस वाले कंसेप्ट को आप सभी को समझाता हूँ। चलिए थर्ड कंसेप्ट की ओर आप सभी को समझाता हूँ। देखिए, तीसरा मैंने बताया था कि जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको भी करने के लिए आप सभी को प्रैक्टिकल के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा आप सभी को कि हाँ, सच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके लिए भी आप सभी को कुछ आवश्यक उपकरण और रसायन की ज़रूरत होगी। आवश्यक उपकरण में आपको एक फ्लास्क चाहिए और लोहे की एक कील चाहिए। आवश्यक रसायन में कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन चाहिए। तब जाके आप सभी इसको अच्छा से तब जाके स्पष्ट हो जाएगा आपको कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो चलिए आप सभी को मैं प्रैक्टिकल प्रयोग करवा के दिखाता हूँ कि हाँ, सच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो प्रयोग कुछ इस प्रकार से है कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन को देखने को मिलता है। देखिए, इसको करने के लिए आप सभी को मैंने बताया कि आप सभी को एक फ्लास्क की ज़रूरत होगी, एक लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए। तो हम फ्लास्क में कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लेते हैं। हम एक फ्लास्क लेंगे यस, यहाँ से हम एक फ्लास्क लेंगे। फ्लास्क में कॉपर सल्फेट का CuSO4 कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लेते हैं।
कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लेते हैं और इसमें जो है लोहे की कील को डाल देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था कि लोहे की कील आपको एक दूसरा लेना, लोहे की कील को डाल देते हैं। लोहे की कील का कलर चेंज कर देता हूँ। एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क में आपको कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और उस विलयन में आप सभी को एक आपको क्या करना है, लोहे की कील डालना है। लोहे की कील डालना है कॉपर सल्फेट के विलयन में, लोहे की कील डालना है। ये लोहे की कील डाल दी हमने। कुछ समय बाद हम पाते हैं कि विलयन का रंग जो है, ये विलयन जो है कॉपर सल्फेट का, ये नीला कलर का है। मैंने बताया आप सभी को कि नीला कलर का है। और कुछ समय बाद हम पाते हैं कि विलयन का जो नीला रंग था वह हरा हो गया। अचानक से जब हम इसमें कील डाला तो इसका रंग क्या हो गया, हरा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ कि इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जो हमने लोहे के कील यानी कि फेरस यानी कि जो लोहे की कील डाली, वह फेरस सल्फेट बनाया और उसका फेरस सल्फेट का कलर जो है वह हरा होता है और जो है कॉपर अलग हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन भी अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई और पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखने को मिला। एक बार मैं सारांश फिर से बता देता हूँ कि आप सभी को क्या करना है कि एक फ्लास्क लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट का नीला विलयन डाल देना है और उस कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में एक लोहे की कील डाल देना है जिसको फेरस बोलते हैं हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में। कुछ समय बाद तत्पश्चात आप देखते हैं कि जब हम लोहे की कील डालते हैं इसके फ्लास्क में तो क्या होता है कि इस नीले वाले विलयन का कलर क्या है कि अचानक से रिएक्शन होकर के, अभिक्रिया होकर के इसका कलर हरा हो गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा रासायनिक अभिक्रिया से हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आप सभी ने समझ गए हैं इस कंसेप्ट को कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे हम इस प्रकार से भी इस कंसेप्ट समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। रासायनिक समीकरण में इस प्रकार से कहेंगे कि जब कॉपर सल्फेट में Fe यानी लोहे की कील डालते हैं तो फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर बनता है, फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। तो आप सभी ने पॉइंट नंबर 3 रंग में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसको समझ गए। आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ताप में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, इसको मैं समझाता हूँ आप सभी को। कहता है कि जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या सच में पदार्थों के ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है या नहीं। तो इसे समझिएगा कि हम कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ टुकड़ों को जब जल में डालते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ देर में यह बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक मैं बाल्टीन ले लेता हूँ, कोई भी बकेट ले लेते हैं और इस बकेट में पानी भर देते हैं और इसमें क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े 2-4 टुकड़े डाल देते हैं, 2-4 टुकड़े डाल देते हैं। ये जल हो गया, ये बाल्टी हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े हो गए। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डालते हैं ये पानी क्या होता है कि गर्म हो जाता है। पानी क्या होता है कि गर्म हो जाता है। ऐसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम
ऐसा CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण होता है। अतः ताप में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया के होने को प्रदर्शित करते हैं। अतः इससे भी स्पष्ट हो गया होगा आपको पॉइंट नंबर 4 की हाँ, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो पदार्थों के ताप में परिवर्तन को देखने को मिल सकता है। इसमें मैं एक पॉइंट लिखाता हूँ, आप सभी को लिखते जाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला लिखना है उष्माशोषी। ये कलर सही नहीं लग रहा है, कलर चेंज कर लेता। क्या बताया था मैंने आप सभी को? उष्माशोषी। ये कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में या फिर आप सभी को नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में लिखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ताप लगता है कॉमा उसे उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ताप लगता है उसे हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप सभी ने लिख लिया। अब मैं लिखाता हूँ एक और दूसरा पॉइंट नंबर 2 यहाँ से। पॉइंट नंबर 2 उष्माक्षेपी लिखना है। उष्माक्षेपी देके डैश देना है। लिखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलता है, उष्मा या ताप निकलता है कोमा उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी ने उष्माक्षेपी और उष्माशोषी क्या होता है इसके समझ लिए। अब पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसको समझाता हूँ आप सभी को। इसको समझने के लिए साधारण सा एग्जाम्पल है कि जब हम मोम को जलाते हैं, यानी कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं, जब कभी भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है कि यह जलकर, मोमबत्ती मेरा सही नहीं बोला, जलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अर्थात मोम ठोस अवस्था से द्रव और गैसीय अवस्था में द्रव और पिघलता है नीचे में पिघलता है। मोमबत्ती नीचे में पिघलता है। अतः क्या होता है कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो ठोस अवस्था से ये CO2 क्या है? ये CO2 गैस है और ये जो पिघलता है ये क्या है? द्रव है। ये मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो अतः कह सकते हैं हम ये पूरा असेंबली मोमबत्ती है मोमबत्ती का। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं
तो वह ठोस अवस्था से द्रव एवं गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होती है तो उनसे हमें निम्न प्रकार की सूचनाएं मिलती है, जिसमें पहला है गैस का निकलना। गैस का निकलना मैंने बताया कि पहला गैस का निकलना, दूसरा अवक्षेप का बनना, दूसरा किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन। चौथा है ताप में परिवर्तन। चौथा क्या है? चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और पॉइंट नंबर 5 है, 5 एंड लास्ट है अवस्था में परिवर्तन। तो इन पांचों को मैंने डिटेल्स में आप सभी को समझा दिया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फल से गैस निकलता है, दूसरा अवक्षेप का बनता है, तीसरा रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, चौथा ताप में परिवर्तन और पांचवा अवस्था भी पदार्थों के बदल जाते हैं। तो इन पांचों कॉन्सेप्ट को आप सभी ने डिटेल से समझ लिए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यदि क्लास में किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।